है वो है ज्वारीय ऊर्जा। लेसन 5 बुक ज्योग्राफी क्लास 10th, ठीक है। और ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जा सकती है, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जो महासागरों का जल होता है उसमें जो लहरें होती है, तरंगे होती हैं, उसका प्रयोग भी हम किसके लिए कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए। तो ज्वारीय ऊर्जा में किसका जल चाहिए, महासागरों का, महासागरों की तरंगों से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत। ठीक है बेटा, विद्युत प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले लाइन पर। सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। यानी एक महासागरों से में जब नदियां समाती हैं तो वहां पर खाड़ियां सी बन जाती हैं। एक भीड़ी तंग जो खाड़ी होती है उसके आर पार जब बाढ़ें आ जाती हैं तो एक द्वार सा बन जाता है, मतलब बाढ़ें बहुत तीव्र गति से जाती हैं तो एक खुला ऐसे लगता है कि खाड़ी के आसपास कोई रास्ता सा बना दिया गया है। उच्च ज्वार में जब पानी चढ़ता है, ज्वार का प्रबल वेग होता है, तो उस समय क्या होता है, सकड़ी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर जाता है। जो खाड़ी बनाई है और जो प्रवेश द्वार बनता है बाढ़ के समय, उससे पानी अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है, किसमें, उस खाड़ी में। उच्च ज्वार में इस सकड़ी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी कहाँ चला जाता है, उस खाड़ी के भीतर। और द्वार बंद होने पर पानी कहाँ रह जाता है, उस बांध में ही, बांध की तरह बनता है। और बांध आपको पता हो कि एक दो कमरों की तरह नहीं होता, पूरे गांव की जमीन खाली करा ली जाती है। बहुत सारे लोगों से उनके घर, उनके खेत, जो भी जगह होती है वो खाली करा के उनका दूसरी जगह पे शिफ्ट कराया जाता है। क्योंकि बांध जो बनाया जाता है वो एक बहुत बड़ी भूस्थल पर बनाया जाता है, भूमि पर। बहुत कम से कम आप ये देखिए कि बड़ी नदी का पानी होता है, उसको इकट्ठा करके तो बांध बनाते हैं, तो थोड़ी जगह पर ये पानी नहीं होगा। पहले बांध का एक जरिया है उस पानी को स्टोर करके रखने का। बाढ़ द्वार के भीतर ज्वार उतरने पर जब ज्वार चढ़ता है तो पानी ऊपर उस खाड़ी में प्रवेश कर जाता है, लेकिन बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है और ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। देखिए आप समझिए, महासागरीय तरंगों का जो जल होता है उसको हम किस प्रयोग में लाते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए। जब सकड़ी खाड़ी होती है समुद्र के आसपास, तो उस खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा क्या बन जाते हैं, बांध से अपने आप एक ऐसा आकार ले लेता है, एक बांध जैसा। और उसके अंदर उच्च ज्वार जब चढ़ता है तो ये पानी सारा उस सकड़ी खाड़ी में प्रवेश कर जाता है, अंदर चला जाता है। पानी का तो जहां रास्ता मिलेगा वो उसी तरफ बढ़ जाएगा। जब पानी को खाड़ी की तरफ प्रवेश द्वार के मध्य से रास्ता मिल रहा है तो वो खाड़ी में चला जाएगा। और जब ज्वार नीचे उतरता है तो क्या होता है, पानी तो भीतर चला गया और ज्वार नीचे बंद होने की स्थिति में क्या होता है कि वो बांध के अंदर पानी जाने के बाद दरवाजा एकदम बंद हो जाता है। तो उससे क्या होता है, ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते से, जब सुनिए देखिए ध्यान से, उच्च ज्वार में इस सकड़ी खाड़ी नुमा पानी जो अंदर जाता है वो अंदर ही रह जाता है और द्वार बंद हो जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर निकाला जाता है, और कैसे, टरबाइन के रास्ते, उसी रास्ते से टरबाइन लगाकर पानी जो है वो समुद्र में बहाया जाता है और इसे अधिक उत्पादन विद्युत का करने के लिए टरबाइन के रास्ते से खड़े एकदम पानी को नीचे समुद्र में बहाया जाता है, जिसके कारण वहां पर हम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। भारत में कच्छ की जो खाड़ी है, गुजरात में है ये कच्छ की खाड़ी, वहां पर अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछता है कि ज्वारीय तरंगों द्वारा ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो भाई वहां से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, तो आप कह सकते हो भारत में गुजरात का जो पक्ष है वहां पर इस तरह की तरंगों द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। राष्ट्रीय हाइड्रो कारपोरेशन ने यहाँ पर 900 मेगावाट
का ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? किसने? राष्ट्रीय हाइड्रो, सबसे पहले तो विद्युत उत्पादन का एग्जांपल भारत के गुजरात के कक्ष में जो रास्ता आपको बनाएगा ना सकरी खाड़ी में पानी को करके फिर टरबाइन द्वारा वापस समुद्र में छोड़कर जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसका उदाहरण है। भारत के गुजरात के कक्ष में विद्युत कितनी पैदा की जाती है? 900 मेगावाट। ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया था। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि महासागरों का जो जल है उनकी तरंगों से विद्युत उत्पादन की जा सकती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कैसे? समुद्र के आसपास सकरी खाड़ी बन जाती है और उसके आर पार बाढ़ का जब पानी आता है तो ज्वार के द्वारा उस पानी को उस जो सकड़ी खाड़ी होती है उसके पास आर पार बांध बन जाते हैं। जब बाढ़ का पानी आता है तो इस उच्च ज्वार में उस खाड़ी में प्रवेश कर जाता है और पानी भीतर बढ़ जाता है और जब द्वार बंद होगा तो ये पानी अंदर के अंदर रखा जाता है। कुछ इस सिस्टम से बनाया जाता है ताकि विद्युत उत्पादन करे। जैसे बांध का एक दरवाजा होता है उसको बंद कर देते हैं, इसी तरह से खाड़ी नुमा द्वार बंद हो जाता है और पानी अंदर का अंदर रह जाता है। जब ज्वार थोड़ा थम जाता है तो बाढ़ के रुकने पर जो ज्वार थम गया तब इसी पानी को जो इकट्ठा किया होता है सकरी खाड़ी में उसी को टरबाइन के रास्ते से कहां ले जाया जाता है? समुद्र में पाइपों के द्वारा छोड़ दिया जाता है। इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। और अगर पूछे एग्जाम्पल का है तो भारत में गुजरात में कक्ष की खाड़ी है जहां पर कितनी 900 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं, दूसरा हमारा है भूतापीय ऊर्जा। पहला ज्वारीय ऊर्जा था आज का टॉपिक, दूसरा भूतापीय ऊर्जा यानी भू के ताप से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। ये कैसे प्राप्त होगी देखना। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी का जो अंदरूनी पार्ट है, अंदरूनी भाग है, वहां से हम किसका? ताप का प्रयोग करके। सबसे भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी के अंदर वाले, आंतरिक का मतलब अंदर वाले भाग के ताप से। आपको पता है पृथ्वी के अंदर सारी आग्नेय चट्टानें अधिक है तो उनमें आग्नेय चट्टानें में तो आग तो होगी, ताप तो होगा, उसी से पृथ्वी के आंतरिक भाग के ताप से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाती है? भूतापीय ऊर्जा। क्लियर बेटा? हेलो, जवाब दो बेटा। कल मैंने 7th क्लास का लिया, हालांकि क्लास में केवल 2 ही बच्चे थे, 1-2 ही, लेकिन उन बच्चों ने मुझे इतना बढ़िया रिस्पांस दिया कि मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया। बेशक 20-25 की क्लास हो, अगर आप लोग जवाब ही नहीं देते हो, रिस्पांस ही नहीं देते तो उसमें पढ़ाने में मजा नहीं आता। केवल 1-2 बच्चे थे उस क्लास में, लेकिन उन्होंने पूरा सुना। उसके बाद मैंने उनसे इन बिटवीन क्वेश्चंस पूछे, उन बच्चों ने मुझे सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। आप हैरान हो जाओगे देखकर। 7th क्लास, आप तो 10th में बैठे हो। कितने मतलब वो बिल्कुल क्यूरियोसिटी के साथ सुनते हैं, इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, तभी तो जवाब दे पाते हैं। एक एक चीज को उन्होंने सुना और जब मैंने कुछ ऐसे मतलब पजलिंग क्वेश्चंस भी पूछे जो मैंने पढ़ा दिया था उसमें से कि ये बच्चे कहीं मैं उलझाऊं इनको, मुझे ये पता लगे कि कहीं ना कहीं ये केयरलेस थे, लेकिन उन दोनों बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया। हालांकि आपकी क्लास में स्ट्रेंथ होती है 15-20 की, लेकिन जो मुझे कल उन 2 बच्चों को पढ़ाकर मजा आया ना, उतना मजा मुझे वास्तव में आपकी क्लास में नहीं आ रहा। आप आते हो या तो इसको म्यूट करके बैठ जाते हो बेटा, या फिर आप बोलते ही नहीं। आप रिस्पॉन्स दिया करो ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको क्या चीज समझ आ रही है क्या नहीं आ रही है। ऐसे सुनने से नहीं काम चलेगा। मैं आज क्वेश्चन सारे पूछूंगी इन बिटवीन आपसे। सुन रहे हो मुझे? हेलो, हाँ। और कल के लिए मैंने आपकी नोटबुकिंग के लिए
बोल रखा है। नोटबुक चेकिंग के लिए मैं आपकी नोटबुक लूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भेज देना, आपके कब तक ग्रुप बन जाएंगे। ओके। क्यों? पहले भी तो आपने उसी पे भेजे थे। नहीं, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं। पीडीएफ फाइल बना के आप देख लेना, कल तक कर दो, परसों तक कर दो, ठीक है। देख लेना, जैसे भी भेजो काम भेज देना। अब आपको समझ आ गया, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं? भू तापीय ऊर्जा। क्लियर? कौन बच्चा बताएगा मुझे? बताओ, अंकित आप बताओ। हेलो, भू तापीय ऊर्जा बताओ किसे कहते हैं? पढ़ लोगे इतनी देर में तो? समझ के क्या याद हुआ? जब मैंने आपसे उसी समय समझाया ना, एक लाइन को 3 बार रिपीट कर दी, तो बेटा क्या याद हुआ आपको उस समय? अब तो आप बुक को देख रहे हो। हेलो, सामने आओ एक बार स्क्रीन पर। हेलो, हाँ जी, बताइए मेरे को, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? और ज्वारीय ऊर्जा? उनको इकट्ठा करके, ठीक है, एक बांध के रूप में खाड़ी नुमा जगह पर उनको उस पानी को इकट्ठा किया जाता है, और फिर टरबाइन के रास्ते से जब ज्वार उतर जाता है तो उसको वापिस समुद्र में छोड़ा जाता है, जो विद्युत उत्पादन के काम आता है। क्लियर इतना? हेलो, हाँ जी। अब आगे चलते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ जो पृथ्वी है वो प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। यानी भूतापीय ऊर्जा हमें इसलिए प्राप्त होती है कि जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई बढ़ती है, जैसे जैसे और ज्यादा अंदर की तरफ खुदाई करते हैं, तो वहां पर जो ताप है वो हमें बहुत प्रभावित ढंग से मिलेगा, यानी वहां पर उष्मा ज्यादा मिलेगी। पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों में जितनी गहराई तक हम जाएंगे, उतनी गहराई तक पृथ्वी हमें बहुत तीव्र गति से तपती हुई मिलेगी। वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। उथली मतलब थोड़ी उससे ऊपर वाली जो गहराई होती है उस पर भी तापमान होगा। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यानी जो चट्टाने हैं उसी पर सागर है। तो जो भूमिगत जल है, पानी के नीचे जो पानी है, जमीन के नीचे जो पानी है, वो पानी भी गर्म हो जाता है। और ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से जब निकलता, चट्टानों से बहता हुआ जाता है, तो वो उष्मा को अवशोषित करता है। यानी गर्म पानी है, चट्टानों के बीच से जा रहा है, चट्टाने क्या है, लावा के रूप में आग को उगलती है, तो वहां से जो पानी निकलेगा वो भी गर्म होगा, और उस गर्म पानी से तापमान गर्म होगा, उष्मा होगी, क्योंकि वो गर्म पानी अपने आप में उस उष्मा को अवशोषित कर लेता है। जब ये पानी पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो किस में बदल जाता है? भाप में, क्योंकि बहुत तीव्र गति वाली, जो बहुत तेज ताप वाली वहां पर चट्टानें हैं, वहां से जब ये पानी होकर निकलेगा तो ये इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म कि जैसे हम चाय वगैरह का कोई पानी उबालते हैं, खोलने के लिए रखते हैं, तो उसमें भाप सी बननी शुरू हो जाती है, जलवाष्प से बनने शुरू हो जाते हैं, जो छोटे छोटे कण से होते हैं गर्म पानी में। उसी तरह से ये पानी इतना गर्म हो जाता है, किससे? भूमि के आंतरिक ताप से। क्यों? क्योंकि अंदर जो ताप है वो किससे है? चट्टानों के गर्म होने से, और उनके बीच से जब गर्म ये पानी निकलता है तो ये उस उष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, और ये पानी ऐसे लगता है जैसे उबल रहा हो। इतने गर्म रूप में जब ये बाहर आता है, पृथ्वी की सतह की ओर ऊपर उठता है, तो ये भाप में परिवर्तित हो जाता है। और इस भाप का प्रयोग हम किस में करते हैं? टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पादन करने में। आपको दोनों चीजें समझ आ गई कि भूतापीय ऊर्जा भूमि के आंतरिक भाग से, ज्वारीय ऊर्जा ज्वर के पानी की तरंगों के चढ़ने और उतरने से, दोनों तरह से की जा सकती है। भारत में जो सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं, उनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। सोना में गर्म पानी का चश्मा, और भी ऐसी बहुत सारी जगह, चश्मे मतलब झरने, जहां से पृथ्वी के अंदर से गर्म पानी आता है।
उन झरनों के रूप में पानी आता है। कहते हैं जो गर्म पानी अंदर से आता है ये इतनी उष्मा को अवशोषित करके आता है कि बाहर की जो सतह है उस पर पानी आने के बाद भी गर्म रहता है, और बहुत सारी स्किन जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस गर्म पानी से दूर भी होती हैं। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। यानी भूताप से जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं उस भूताप को किस तरह से हम दोहित करें, किस तरह से हम अवशोषित करके हमें ऊर्जा प्राप्त हो, उसके लिए 2 प्रयोग किए गए हैं, 2 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। भारत में वो कहां पर है? एक तो हिमाचल प्रदेश में, अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में है। कौन सी? भूताप ऊर्जा को। आप ध्यान दीजिए, लाइन को अंडरलाइन कीजिए, जो मेन लाइन होती है मैं उन्हीं को ही अंडरलाइन कराती हूँ, पेंसिल लेके बैठा दीजिए। भूतापीय ऊर्जा के लिए 2 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। ताकि उनका दोहन करके ऊर्जा प्राप्त की जा सके। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी है। ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि 1 नंबर के मार्क्स में ये पूछी जा सकती है चीज। दूसरा, लद्दाख में पूगा घाटी, ये प्रयोगशालाएं है किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, पूगा घाटी। ठीक है, एक तो है पार्वती घाटी, दूसरी पूगा घाटी, एक है हिमाचल प्रदेश में, दूसरी है लद्दाख में। आप ये नोटिस कर लें या अंडरलाइन कर लें अपने बुक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है कि हमें ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा जो है ये एक आधारभूत आवश्यकता है, यानी एक मेन आवश्यकता है। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं है तो हम देश का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि ऊर्जा के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने जो दैनिक कार्य है, कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, घर के कार्य है, वो सब ऊर्जा के बिना इम्पॉसिबल है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, चाहे वो कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे परिवहन हो, चाहे वाणिज्य हो या घरेलू उपयोग हो, हर जगह ऊर्जा के निवेश की जरूरत होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता है। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की जो आबादी है वो निरंतर बढ़ रही है, उनका आर्थिक विकास करने के लिए, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और नई नई योजनाओं को चालू रखने के लिए हमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि चाहे वो हम सूर्य से प्राप्त करें, चाहे पवन से करें, चाहे भूताप से करें, चाहे ज्वार से करें, हमें ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए ताकि हम देश की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा कर सकें। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? जिसमें आज हमारी जरूरतें पूरी हो रही, आज की जो पीढ़ी है जिसमें हम जी रहे हैं, ये हमारी वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ इस ढंग से उन संसाधनों का विकास हो कि जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए भी कुछ शेष बचा रह सके। मतलब विकास अवरुद्ध ना हो, निरंतर गतिमान हो, चलता रहे। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति, यानी ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को बचाने के लिए उन्नति और नवीकरण ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। यानी जब हम ऊर्जा को बचाना सीख जाएंगे तो उस अपने आप उसकी उन्नति होगी, धीरे धीरे हमारे पास ऊर्जा शेष होगी, उससे हम और चीजें बनाना सीखेंगे। और नवीकरण योग्य ऊर्जा जो कभी समाप्त ना हो, जिसको एक बार बना लिया वो हमेशा चलती रहे, इस तरह की ऊर्जा जब हमें समझ आ जाएगी, जब हम उसका निर्माण कर लेंगे तो वो सतत, ये आधार है मुख्य किसके? सतत पोषणीय विकास के।
वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारत में अभी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो गई है। ऊर्जा के मामले में अभी भारत को अच्छा नहीं माना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधन के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक उपागम का मतलब उपाय या कोई रास्ता, कोई मार्ग निकालना होगा। हम अभी ऊर्जा के लिए कम गिने जाते हैं, दक्ष नहीं माने जाते। इसके लिए हमें कुछ ऐसे संसाधन ढूंढने होंगे जिससे हम उनका उपयोग अच्छी तरह से करें, संरक्षित करें और न्याय तरीके ढंग से करें, जिससे ऊर्जा को शेष रख सकें। एक निजी वाहन की अपेक्षा हम कैसे ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं? मान लो छोटा सा उदाहरण है, हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। यानी आज आप देख रहे हो हर एक आदमी जॉब पे जाता है, अपने अपने व्हीकल से जाता है, हर एक के पास अपनी गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर कुछ भी है। उसको चलाने के लिए ऊर्जा तो डीजल पेट्रोल के रूप में जा रही है ना। बाकायदा अगर हम उस एक एक ना जाकर सार्वजनिक रूप से किसी बस में, किसी ट्रेन पे जाए तो कितने साधनों से हमें ऊर्जा बच सकती है। कहने का तात्पर्य है कि एक एक व्यक्ति उस ऊर्जा को जो खपत कर रहा है उसको सामुदायिक रूप से करनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से, ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। जब प्रयोग न हो रहा हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से, मान लो आप उस कमरे में नहीं हो, लाइट जला के छोड़ दे, वो गलत है। आपने ऊर्जा की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। हम ऊर्जा किसी भी चीज से प्राप्त करते हैं, कितनी चीजें मैंने आपको बताई है, लेकिन ऊर्जा को हम गंवा जल्दी देते हैं क्योंकि हम लापरवाही करते हैं। हमें प्रेस चलाई है, प्रेस को किया, बातों में लग गए, प्रेस को छोड़ दिया चालू, तो क्या है, उसकी ऊर्जा बेकार जा रही है। लाइट है, पंखा है, आप हो नहीं रूम में और वो चल रहा है, एसी चला के छोड़ दिया, आप बाहर हो, एसी चल रहा है, तो क्या है, इससे ऊर्जा वेस्ट हो रही है। उस ऊर्जा को बचाकर हम वो ऊर्जा कहीं बचेगी तो किसी दूसरे कारखाने में, दूसरी जगह पर वो काम आएगी। गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। कहने का तात्पर्य कि हम कहते हैं ना ऊर्जा का उत्पादन करो, ऊर्जा का उत्पादन करो, तो ऊर्जा की बचत कर लो। हर एक आदमी ये सोच लो कि मैंने मेरी तरफ से ऊर्जा को उत्पादित कर दिया है। तो देखिए, ऊर्जा का जो सतत पोषणीय विकास है उसके लिए हमें किस चीज की तुरंत आवश्यकता है? मूलभूत आवश्यकता के रूप में हम ऊर्जा को यूज करते हैं सभी क्रियाकलापों के लिए, खाना बनाने में, पकाने में, रोशनी में, धूप के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, दैनिक कार्यों के लिए, सब जगह ऊर्जा की जरूरत है। अगर हम ऊर्जा को सुरक्षित करेंगे तो हमारे ये सब कार्य बिना बाधा के संपन्न होंगे। सीमित ऊर्जा के संसाधन, हमारे पास ऊर्जा बहुत, अगर एक क्वेश्चन उठता है ना कि ऊर्जा को सुरक्षित क्यों करना चाहिए, उसका जवाब है हमारे पास सीमित ऊर्जा के संसाधन है, जैसे कोयला है, बहुत कम मात्रा में, खनिज तेल है। अधिकतर ऊर्जा के ये संसाधन है सीमित है, लिमिटेड है भाई, हम इनसे विशेष रूप से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और उनको ही हम अंधाधुंध वेस्ट कर रहे हैं तो ऊर्जा की कमी हो जाएगी। निर्माण की धीमी प्रक्रिया, जो खनिज निर्माण है, उनके कोयला है, ये बहुत धीरे धीरे कई सालों के बाद जाकर बनता है, तो इसका प्रयोग भी हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए क्योंकि ये धीरे धीरे निर्मित होता है और हमें आज भी यूज करना है और आने वाली जनरेशन को भी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसका प्रयोग बहुत सीमित रूप में, बहुत संरक्षित रूप में, बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए ताकि हम इसको बेकार ना करके सही यूज कर सकें। पर्यावरण पर प्रभाव, ऊर्जा विशेष रूप से जो भी अनवीकरण योग्य ऊर्जा है उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो हमें उस तरह के संसाधनों का उपयोग कम से कम एक लिमिट में रहकर करना चाहिए और भावी पीढ़ी के लिए हमें जरूर कुछ ना कुछ संरक्षित करके रखना चाहिए क्योंकि अगर ऊर्जा हमारे पास नहीं है तो हमारे देश का आर्थिक विकास रुकेगा, हमारी विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो भी इफेक्टेड होंगी। ठीक है, आज आपका जो टॉपिक है आपका लेसन ही कंप्लीट हो गया। सभी गतिविधियों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। आर्थिक विकास के लिए, परिवहन तथा संचार के लिए, बिजली, लाइट वगैरह जो घर में हम चलाते हैं उन सब के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स होते हैं वो बिना ऊर्जा के नहीं चलते। चाहे आप पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, लाइट जलाओ, कुछ भी है बिना ऊर्जा के वो आपको नहीं चलेंगे। व्हीकल्स है, तो इन सब चीजों के लिए हमें एक तरह से देखा जाए तो जो औद्योगिक क्रांति आई है उसके कारण
अधिक ऊर्जा खपत होने लगी और खपत होगी क्योंकि क्रांति औद्योगिक है, उद्योगों का विकास हुआ है जिससे हमारे देश का विकास हुआ है, हमें विभिन्न प्रकार के कामों की जानकारी मिली है, लोगों को इस औद्योगिक क्रांति से रोजगार मिला है, तो हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं, हाँ संरक्षित कर सकते हैं, ऊर्जा को हम थोड़ा सा बचा सकते हैं लिमिट में यूज करके। तो आज आपका जो टॉपिक है ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा को संरक्षित करने के उपाय, भूतापीय ऊर्जा और आपकी ज्वारीय ऊर्जा कंप्लीट होता है। लगभग आपका चैप्टर आज क्लियर हो गया। मैप रहते हैं, मैप आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से कुछ समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं एक दिन मैप आपको सारे कराऊंगी, एक दिन मैप ही कराऊंगी, 1-2 दिन लगाकर सारे जो भी आपके संबंधित मैप बनेंगे वो सारे कराऊंगी, ठीक है। बहुत तरह की ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के बारे में, संरक्षण के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हम इनका संरक्षण कर सकते हैं, पुनर्चक्रण करके दोबारा यूज कर सकते हैं, वैकल्पिक साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे धातु और जीवाश्म ईंधन एक बहुत मात्रा में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर जो भी इससे मिलते जुलते संसाधन है उनका प्रयोग करते हैं, संसाधन आयोजना करके तकनीकों के द्वारा हम संसाधनों का एक सुनियोजित ढंग से प्रयोग करें ताकि ऊर्जा को हम बचा सके, संसाधनों को हम संरक्षित कर सके ताकि भविष्य में कभी हमें इनकी कमी महसूस ना हो। आज की पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम आज देखो हमने पानी का बेशुमार उपयोग किया तो भूमिगत जल भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जबकि सब लोगों को पता है कि केवल 3% जल जो है वो हमारे उपयोग में लाने के काबिल है, बाकी बहुत सारे समुद्र है, नदियां है, झीलें, तालाब, झरने, लेकिन स्वच्छ पानी की फिर भी कमी है, फिर भी हम अंधाधुंध का उपयोग कर रहे हैं, जिसका परिणाम हमारे सामने है कि पानी धीरे धीरे भूमिगत जल भी अवशोषित होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। इसी तरह से अगर ऊर्जा को भी हमने सही ढंग से सोच समझ कर नहीं यूज किया तो किसी दिन हम ऊर्जा संकट का भी सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए बार बार हर चीज का एक लिमिट में यूज हो, इसलिए आपको समझाया जा रहा है। आपका जो चैप्टर है ऊर्जा संसाधन और खनिज से रिलेटेड है। आपकी ज्योग्राफी की बुक आज कंप्लीट हो गई है, कल से हम पॉलिटिकल को लेंगे स्टार्ट, ठीक है। आपका हाफ ईयरली जो सिलेबस था वो लगभग आज आपका कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी की नोटबुक को कंप्लीट कर लेना और कंप्लीट होते ही जिस दिन मैं कंप्लीट कर लेना मैं आपसे कल या परसों में आपकी नोटबुक लेती हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ जी, ठीक है बेटा। हेलो हेलो, हाँ जी, नोट कर लेना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की मैं उधर सीआरएफ पे आपको भेज देती हूँ, ठीक है, आप उतार लेना इनको, कॉपी कंप्लीट रखना अपनी सारी, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज से ही है, एक्स्ट्रा जो भी बन रहे हो एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, आप इनको देख लेना, सारे क्वेश्चंस लिखने, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा अपने आप को सॉलिड कर पाओगे एग्जाम के लिए खुद को पक्का, ठीक है बेटा। चलो अगले क्लास का टाइम हो रहा है, यू कैन लीव आउट। हेलो, हाँ जी, एक एक करके छोड़ दीजिए क्लास। गुड डे बेटा। हेलो, कविश क्या बात है? हेलो, हाँ जी।